हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विषय में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि प्लेटो ने कैसे अपने समय में प्रचलित न्याय की विभिन्न धारणाओं का खंडन किया था और न्याय को नए सिरे से परिभाषित करने, व्याख्यायित करने का प्रयास प्लेटो के द्वारा किया गया अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में। रिपब्लिक में न्याय की विवेचना इतनी विस्तार से की गई है कि रिपब्लिक को जो उसका दूसरा उपशीर्षक है वो है न्याय से संबंधित। तो न्याय क्या है प्लेटो की दृष्टि में, ये हम आज देखेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वो आज की न्याय की धारणा से बिल्कुल भिन्न है। आज हम कानूनी न्याय की धारणा में विश्वास रखते हैं, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय में पहुंचता है और न्यायालय कानूनों के आधार पर, संविधान के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर संबंधित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने का कार्य करता है, उसे उसके अधिकार उपलब्ध कराता है। लेकिन प्लेटो न्याय के विषय में बिल्कुल भिन्न विचार देता है। उसकी न्याय की धारणा वैधानिक या कानूनी न्याय की धारणा नहीं है, बल्कि नैतिक न्याय की धारणा है। और न्याय जैसे विषय पर वो विचार क्यों करता है? क्योंकि वो ये मानता है कि न्याय एक आदर्श राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। किसी राज्य को हम आदर्श राज्य तभी कह सकते हैं जब उस राज्य में न्याय सुलभ हो, उस राज्य में रहने वाले लोगों को, विभिन्न वर्गों को न्याय उपलब्ध हो। तो आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि उस राज्य में न्याय का विकास किया जाए। और प्लेटो ये मानता है कि न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब उस राज्य का शासन दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाए। इन दार्शनिक राजाओं का भी विशेष गुण ये होगा कि उनका व्यक्तित्व न्याय की धारणा से संपन्न होगा, न्याय की धारणा से युक्त होगा। तो राज्य की भी विशेषता मानता है वो न्याय, और व्यक्ति के रूप में शासक की और आम जन की भी विशेषता मानता है न्याय। यानी न्याय की विवेचना उसके द्वारा दो आधारों पर की गई है, एक तो सामाजिक आधार पर और दूसरे व्यक्तिगत आधार पर। यानी न्याय के दो रूप बताए गए हैं प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में, और ये दोनों ही रूप आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है। तो पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत न्याय क्या है प्लेटो की दृष्टि में। चूंकि उसकी न्याय की धारणा एक नैतिक न्याय की धारणा है, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्तिगत न्याय या वैयक्तिक न्याय को परिभाषित करता है। प्लेटो मानता है कि न्याय हर व्यक्ति की आत्मा का स्वाभाविक सद्गुण है। प्लेटो क्या मानता है कि हर व्यक्ति की आत्मा में तीन स्वाभाविक गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? विवेक, साहस और तृष्णा। ये हर व्यक्ति की आत्मा में होते हैं। मनुष्य को विवेकी प्राणी माना जाता है, ये आप जानते हैं। इसी बात को इंगित करते हुए प्लेटो ने कहा कि विवेक मानवीय आत्मा का स्वाभाविक गुण होता है। हर व्यक्ति के अंतर्गत साहस भी होता है। किसी चुनौती का सामना करने का साहस, किसी संकट का सामना करने का साहस, ये गुण भी उसमें होता है। और तृष्णा भी होती है, यानी जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके उपभोग की लालसा भी उसके अंदर होती है। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। विवेक भी होता है, साहस भी होता है
और तृष्णा भी होती है। प्लेटो ये कहता है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम न्यायपूर्ण तब कहेंगे जब उसकी आत्मा में इन तीनों गुणों का समुचित सामंजस्य होगा। यानी जब विवेक के प्रयोग की जरूरत हो, व्यक्ति विवेक का प्रयोग करे। जब साहस की आवश्यकता हो, व्यक्ति साहस का परिचय दे। और जैसी आवश्यकता हो, वो अपनी तृष्णा को भी तृप्त करने का कार्य करे। अगर किसी एक गुण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा व्यक्ति के द्वारा, या अपने सारे कार्य, सारी गतिविधियों को उसी एक गुण पर केंद्रित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हर कार्य में, हर मामले में केवल साहस ही दिखाता है, विवेक का प्रयोग नहीं करता, या किसी व्यक्ति में केवल उपभोग की लालसा ही है, वो हर समय इसी बात के लिए प्रयत्नशील रहता है, चिंतित रहता है कि कैसे सांसारिक वस्तुओं को जुटाएं और उनका उपभोग करें। इंद्रिय तृष्णा की तरफ अगर उसके प्रयास प्रेरित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्तित्व न्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा। प्लेटो की दृष्टि में एक न्यायिक व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति वही है। व्यक्तिगत न्याय की स्थिति तभी बनती है जब व्यक्ति अपने इन तीनों आत्मिक गुणों में समुचित सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन का निर्वाह करता है। वो विवेक का प्रयोग भी करता है, तृष्णा का भी एक सीमा के तहत प्रयोग करता है, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करता है एक दायरे में रहते हुए, और साहस के तत्व का भी प्रदर्शन करता है जैसी जरूरत होती है उसके जीवन में। तो सामंजस्य स्थापित करने की इस स्थिति का ही नाम है व्यक्तिगत न्याय, ऐसा प्लेटो मानता है। दूसरे वो कहता है कि सामाजिक न्याय की स्थिति कब बनती है, किसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे। आजकल हम सामाजिक न्याय किसको कहते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में, कि समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को उनके अधिकार उपलब्ध हो जाए, तो ये सामाजिक न्याय की स्थिति बनती है। सॉरी, ऐसा आज माना जाता है। लेकिन प्लेटो की दृष्टि में सामाजिक न्याय का मतलब अलग है। सामाजिक न्याय वो किसे कहता है, इसको बताने के लिए वो कहता है कि राज्य या समाज व्यक्ति की आत्मा का ही विस्तृत रूप है। यानी व्यक्ति की आत्मा में जैसे तीन गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, वैसे ही समाज में भी इन तीन गुणों का रिप्रेजेंटेशन हम तीन वर्गों में देखते हैं। कौन से वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीन वर्गों की बात कही है प्लेटो ने। और ये तीन वर्ग समाज में कैसे बनते हैं, स्वाभाविक रूप से बनते हैं। वो स्वाभाविकता कैसे आती है कि व्यक्ति की आत्मा में जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों के अनुरूप ही समाज में ये तीन वर्ग बन जाते हैं। जो शासक वर्ग है उसमें कौन से लोग शामिल होते हैं, वो व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी आत्मा में विवेक गुण की प्रधानता होती है। प्लेटो जिस दार्शनिक शासक की बात करता है, जिसको वो आदर्श राज्य की बागडोर सौंपना चाहता है, उसका सर्वोत्तम गुण क्या है, विवेकी होना। तो प्लेटो ये मानता है कि जिन लोगों में विवेक गुण की प्रधानता होती है, वो समाज में शासक वर्ग का चयन करते हैं, शासक वर्ग में शामिल होते हैं। जिन लोगों में साहस तत्व की प्रधानता होती है, वो समाज में सैनिक वर्ग का चयन करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और जिनमें तृष्णा तत्व की प्रधानता होती है, वो उत्पादक वर्ग का चयन करते हैं, उसमें सम्मिलित
होते हैं। तो आत्मा के 3 गुणों के अनुरूप ही समाज में भी 3 गुण पाए जाते हैं। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि राज्य या समाज व्यक्ति की आत्मा का ही विस्तृत रूप है, वृहद रूप है। अब इन तीनों वर्गों के वजूद मात्र से सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं हो जाता। प्लेटो आगे ये कहता है कि समाज के ये तीनों वर्ग जब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन करते हैं, यानी शासक वर्ग बिना किसी मोह माया के, बिना किसी लिप्सा के, निस्वार्थ भाव से त्यागमय जीवन जीते हुए समाज कल्याण के कार्य करता है, लोगों की भलाई के कार्य करता है, प्रजा की रक्षा का कार्य करता है, तो ये स्थिति न्याय की स्थिति होती है। तो सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ साथ जो सैनिक वर्ग है उससे भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो जान की बाजी लगाकर राष्ट्र की रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा। अन्य वर्गों के लोगों को जीवन जीने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को अपने साहस गुण के माध्यम से वो दूर करने का प्रयास करेगा। यानी सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश और समाज की रक्षा करेंगे, सीमाओं की रक्षा करेंगे। और तीसरा जो वर्ग है उत्पादक वर्ग, वो इन दोनों वर्गों की सेवा करने का कार्य करेगा, उन्हें वस्तुएं प्रदान करेगा, जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उन्हें मुहैया कराएगा, उन्हें सेवाएं मुहैया कराएगा, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य पालन के भाव से। तो ये सामाजिक न्याय की स्थिति होगी। यानी जब समाज के तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, तो ये सामाजिक न्याय की स्थिति होगी। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये तृष्णा क्या होता है? तृष्णा अभिलाषा, किसी चीज की लालसा करना, है ना। मुझे ये चीज मिल जाए, मैं इस चीज का उपभोग कर लूं, तो ये क्या है? ये तृष्णा है। जी मैम। तृष्णा ज्यादातर इंद्रिय जनित होती है, इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाली होती है, इंद्रियों के द्वारा डिमांड की जाती है तृष्णा की। हम अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छे घर में रह लें, ये तृष्णा है। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, हमारे पास ऐसा बंगलो हो जाए, ऐसी गाड़ी हो जाए, सांसारिक वस्तुओं का जो सांसारिक वस्तुओं को सजोने की जो इच्छा होती है, उनका उपभोग करने की जो इच्छा होती है, वो तृष्णा कहलाती है। तो समाज में हम देखते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है, जो जिसको प्लेटो ने कहा कि ये उत्पादक वर्ग है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है ताकि अन्य लोगों को ये सुलभ हो सके। तो ये तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, अपने अपने दायित्वों को जब निभाते हैं तो ये सामाजिक न्याय की स्थिति बनती है। समझ में आया? तो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, ये दो रूपों की चर्चा प्लेटो के द्वारा अपनी न्याय की धारणा के अंतर्गत की गई है। तो उसकी इस धारणा से ये स्पष्ट होता है कि उसके न्याय सिद्धांत की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे उसकी न्याय की धारणा कोई कानूनी धारणा नहीं है, बल्कि एक नैतिक धारणा है जो व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर आधारित है, जो हर व्यक्ति से ये अपेक्षा करती है कि वो समाज में जो भी उसका दायित्व निर्धारित किया गया है एक वर्ग विशेष के सदस्य के रूप में, और वो वर्ग किस आधार पर बना है? उसकी आत्मा के गुणों के आधार पर बना है। तो हर वर्ग जब अपना कर्तव्य पालन करेगा, हर व्यक्ति जब अपना कर्तव्य पालन करेगा, तो ये
नैतिक न्याय की स्थिति होगी। कर्तव्य पालन का भाव एक नैतिक भाव है, इसलिए प्लेटो की न्याय की धारणा भी एक नैतिक धारणा के रूप में हमारे सामने आती है। हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो ये नैतिकता का विषय है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो कि उसका ये कर्तव्य है, उसे पूरा करना चाहिए, ये नैतिकता का विषय है। इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्लेटो की कर्तव्य पालन के भाव पर आधारित जो न्याय की धारणा है, उसको विचारकों ने विश्लेषित करते हुए नैतिक न्याय की धारणा कहा, कानूनी न्याय की धारणा नहीं। कानूनी न्याय की धारणा में तो हम कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं, लेकिन बाध्यकारिता का ये भाव प्लेटो की न्याय की धारणा में नहीं है। जैसे हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन अगर होता है, हमें लगता है कि किसी अधिकारी ने या समाज के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ रहा है, या हमारी वैचारिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है, या हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, जीविकोपार्जन के साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो संविधान और कानून के अनुसार हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्यायपालिका से ये अपेक्षा की जाती है, संविधान और कानून दोनों ये अपेक्षा करते हैं कि न्यायपालिका उस मामले की जांच करते हुए जो दोषी व्यक्ति है उसको दंडित करेगी, और जिसका अधिकार बाधित हो रहा है उसको उसके अधिकार उपलब्ध कराएगी। तो कानूनी न्याय की धारणा में एक तरह का बाध्यकारिता का भाव है, लेकिन प्लेटो की जो न्याय की नैतिक धारणा है उसमें किसी तरह की बाध्यकारिता नहीं है, बल्कि प्लेटो ये कहता है कि अगर समाज के सभी वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, हर व्यक्ति जिस वर्ग का वो सदस्य है उस वर्ग के दायित्वों को समझे और समझकर उस अनुरूप कार्य करे, तो समाज में न्याय की स्थिति उपलब्ध हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए बाध्यकारिता जैसा कोई भाव नहीं है। इसीलिए प्लेटो की न्याय की धारणा एक नैतिक न्याय की धारणा है। दूसरे, प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वो कृत्रिम या बनाई हुई ना होकर मानवीय आत्मा का स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण के आधार पर विकसित हुई ये न्याय की धारणा है। आजकल का जो न्याय है, जो वैधानिक न्याय है, वो कृत्रिम न्याय है। कृत्रिम न्याय कैसे? कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया, जानबूझकर बनाया गया। तो आज हम न्याय की जो व्यवस्था देखते हैं वो बनाई हुई है। कैसे? कि पहले देश का संविधान निर्मित किया जाता है, प्रयासों के माध्यम से एक संविधान सभा के द्वारा सोच विचार कर उसमें प्रावधान रखे जाते हैं, धाराएं रखी जाती हैं। फिर उसके बाद उस संविधान के आधार पर ही जो विधान पालिका होती है वो कानूनों का निर्माण करती है, परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। संविधान के माध्यम से न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। न्यायपालिका को कुछ क्षेत्राधिकार सौंपे जाते हैं, विभिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये सारा जो न्याय का ढांचा है वो जानबूझकर कदम कदम पर सोच विचार कर बनाया जाता है। तो इसलिए आज की या वैधानिक न्याय की धारणा कैसी है? कृत्रिम है। लेकिन प्लेटो की जो न्याय की धारणा है उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक स्वाभाविक धारणा है। और उस स्वाभाविक धारणा का विकास कैसे हुआ? मानवीय आत्मा के स्वाभाविक गुण से। जिन 3 स्वाभाविक गुणों की, नैसर्गिक गुणों की बात प्लेटो ने कही है, वो मानता है कि वो मानवीय आत्मा के स्वाभाविक गुण है: विवेक, उत्साह और तृष्णा। हम सब भी ये महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं।
उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, अंश अलग अलग हो सकता है, प्रधानता अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये तीनों गुण हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो प्लेटो की इस धारणा से सहमत होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सबके ऑब्जर्वेशन का विषय है, ये अनुभूति का विषय है, जो प्लेटो के द्वारा कहा गया कि मानवीय आत्मा के 3 स्वाभाविक गुण होते हैं। इन स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही समाज में 3 वर्गों का जन्म होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आत्मा में निहित स्वाभाविक गुणों के आधार पर ही समाज में अपने कर्तव्य का चयन करता है, वर्ग का चयन करता। तीसरे, प्लेटो की जो न्याय की धारणा है, वो समाज की एकता के लक्ष्य को भी ध्यान में रखती है। प्लेटो क्या कहता है कि न्याय के माध्यम से सामाजिक एकता को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो 3 वर्ग समाज के होते हैं, ये अगर तीनों अपना अपना कार्य करें, शासक वर्ग विवेक गुण का प्रयोग करते हुए शासन कार्य करे, सैनिक वर्ग साहस को प्रमुखता देते हुए रक्षा का कार्य करे, और उत्पादक वर्ग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का कार्य करे, जिससे लोगों की तृष्णाओं की पूर्ति हो सके, तो ऐसा करने से समाज में किसी तरह का संघर्ष नहीं होगा। हर वर्ग अपना अपना कार्य करता रहेगा, तो कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जब हस्तक्षेप नहीं करेगा तो संघर्ष की स्थिति भी नहीं बनेगी। तो आजकल हम समाज के विभिन्न वर्गों में जिस तरह के संघर्ष की स्थिति देखते हैं, वो संघर्ष किस कारण है? क्योंकि एक व्यक्ति किसी एक वर्ग से बंधकर कार्य नहीं करता। वो आज एक कार्य कर रहा है, कल को अगर दूसरे वर्ग के कार्य में लाभ देखता है तो वो उधर मुखरित हो सकता है, तो उससे उसके व्यक्तिगत जीवन में तो संतुष्टि मिल सकती है, उसकी व्यक्तिगत प्रोग्रेस तो हो सकती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं समाज की एकता नष्ट होती है, क्योंकि आपसी संघर्ष बढ़ने की गुंजाइश रहती है। इस संघर्ष को मिनिमाइज कर देता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, यानी इससे सॉरी समाज की एकता सुनिश्चित होती है, क्योंकि तीनों वर्ग बिना एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हैं। चौथे, प्लेटो की न्याय की धारणा से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि न्याय की ये प्राप्ति दार्शनिक राजाओं के शासन के अंतर्गत ही हो सकती है। ये व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय कब उपलब्ध होगा? प्लेटो ये मानता है कि जब शासन कार्य दार्शनिक शासकों के द्वारा, दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाएगा। ऐसे दार्शनिक शासक जो विवेक गुण से संपन्न होंगे, जो सद्गुण युक्त होंगे, इन राजाओं के द्वारा ही विभिन्न वर्गों के कर्मों का, क्रियाओं का अवलोकन किया जाएगा, उनमें समुचित सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। दार्शनिक राजाओं की एक खासियत ये होगी कि उनके पास न तो अपना निजी परिवार होगा और न ही उनकी निजी संपत्ति होगी। सारी तरह की लालसा, मोह माया, बंधन से मुक्त होते हुए ये दार्शनिक शासक विवेक गुण का प्रयोग करते हुए शासन कार्य संपन्न करेंगे, और ऐसे निस्वार्थ भाव से किए गए शासन कार्य के द्वारा ही व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की उपलब्धि हो सकती है। प्लेटो ने अपने जीवन काल में यह अनुभव किया था कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था में अगर शासक लिप्साओं से युक्त हो जाता है, तृष्णा से युक्त हो जाता है, सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, तो उसके द्वारा न्याय नहीं किया जा सकता। जैसा उसने अनुभव किया था कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत ही उसके गुरु सुकरात को
व्यवस्था धारकों के द्वारा दंडित किया गया था, जो न्यायपूर्ण कार्य नहीं था। तो अगर समाज में हर व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, हर वर्ग के साथ न्याय हो सके, ये हम चाहते हैं, तो प्लेटो ये कहता है कि शासन दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी एक आदर्श राज्य, एक न्यायपूर्ण राज्य की उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक राजाओं के शासन के अंतर्गत ही हो सकती है। तो इस प्रकार से न्याय प्लेटो की दृष्टि में आदर्श राज्य का सर्वोच्च गुण है, दार्शनिक राजाओं का गुण है, व्यक्ति का गुण है, समाज का गुण है, और इससे समाज की एकता की प्राप्ति होती है। सामाजिक एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो भले ही ये कानूनी न्याय की धारणा नहीं है, नैतिक न्याय की धारणा है, लेकिन इस धारणा के माध्यम से सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, आदर्श राज्य की उपलब्धि संभव हो सकती है। लेकिन प्लेटो की इस न्याय की धारणा की आलोचना की गई आलोचकों के द्वारा, और सबसे मुखर आलोचना बारकर के द्वारा की गई, जिन्होंने ये कहा कि प्लेटो की न्याय की धारणा कोई न्याय की धारणा नहीं है, बल्कि ये लोगों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। ये कोई ठोस कानूनी धारणा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपने आत्मा में निहित 3 गुणों के मध्य समुचित सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन नहीं जीता है, या समाज में एक वर्ग के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उसको बाधित करने वाली कोई सत्ता, कोई व्यवस्था प्लेटो के चिंतन में नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि हर व्यक्ति नैतिक दृष्टि से इतना उच्च श्रेणी का नहीं होता कि वो खुद अपने कर्तव्य को महसूस करते हुए निष्ठा के साथ उसका पालन कर सके। इसलिए बारकर ने क्या कहा कि प्लेटो की न्याय की धारणा एक खोखली न्याय की धारणा है, कोई ठोस कानूनी धारणा नहीं है। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में, उसकी न्याय की धारणा में दार्शनिक शासक को ज्यादा महत्व दिया गया है, ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे उसकी निरंकुशता को बढ़ावा मिलेगा। प्लेटो ये कहता है ना कि न्याय की प्राप्ति केवल दार्शनिक राजाओं के शासन में ही हो सकती है, कोई और शासक न्याय उपलब्ध नहीं करा सकता। न्याय समाज में उपलब्ध हो रहा है या नहीं, सभी वर्ग अपने अधिकारों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखना अल्टीमेटली दार्शनिक शासकों की जिम्मेदारी है। तो ज्यादा महत्व दिया गया है प्लेटो के द्वारा इन शासकों को, और जहां पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ज्यादा सत्ता दी जाएगी, ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, उसके निरंकुश होने का भय बना रहता है। और यही वजह है कि बहुत सारे चिंतकों ने ये कहा कि प्लेटो के चिंतन में दार्शनिक शासक फांसीवाद की तरफ उन्मुख हो सकता है। फांसीवाद यानी निरंकुश शासन की धारणा की तरफ आगे बढ़ सकता है। तीसरे आलोचक ये कहते हैं कि अगर प्लेटो की न्याय की धारणा को माना जाए, तो प्लेटो तो ये कहता है कि उससे समाज की एकता में वृद्धि होगी, समाज की एकता मजबूत होगी, हर व्यक्ति एक एक कार्य को करते करते उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इससे सामाजिक एकता मजबूत होगी। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो की इस व्यवस्था से, वर्ग विभाजन की व्यवस्था से और वर्गों के मध्य कार्य विभाजन की व्यवस्था से व्यक्ति की कार्य का क्षेत्र सीमित हो जाता है। उसको एक ही वर्ग के कार्य करने हैं, जबकि हकीकत क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कार्य करने की क्षमता होती है, बहुमुखी व्यक्तित्व हो सकता है उसका। शासक होने के साथ साथ हो सकता है कि उसमें साहस का गुण भी हो, वो बहुत अच्छा शिल्पी भी हो। तो जीवन के किसी मोड़ पर अगर वो शासन कार्य को छोड़कर शिल्पी बनना चाहता है या सैनिक बनना चाहता है, तो प्लेटो की व्यवस्था में उसकी इजाजत नहीं है। एक बार शासक वर्ग का चयन कर लिया तो वो शासक ही बना रहेगा, वो सैनिक
नहीं बन सकता। इसी बात को इंगित करते हुए आलोचक कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था से, यानी हर मनुष्य को एक ही कार्य तक सीमित कर देने से मनुष्य की क्रियाओं का क्षेत्र सीमित हो जाता है और उसके बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। आजकल बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास की बात कही जाती है। आप एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं कि विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास को लक्ष्य में रखकर, ध्यान में रखकर शिक्षा नीति बनाई जाती है विभिन्न देशों के अंतर्गत, कि एक विद्यार्थी अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ व्यावहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान में भी सक्षम हो। उसको जरूरत पड़ने पर ड्राइंग और आर्ट भी आनी चाहिए, ताकि जिसके माध्यम से वो अपनी आजीविका भी कभी अर्जित कर सके या अपने जीवन को सौंदर्यपूर्ण ढंग से, कलात्मक ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से जी सके। ऐसी क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारी जो भी प्रतिभाएं उसके अंदर हैं, उनको बाहर लाने की, उनको निखारने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्लेटो की व्यवस्था में व्यक्ति को एक ही कार्य करने वाली कठपुतली सी बना दिया गया है कि एक बार जो कार्य उसके द्वारा चुन लिया गया, जिस वर्ग का चयन कर लिया गया, उसी वर्ग के कार्यों को वो करता रहेगा आजीवन। ऐसा करने से व्यक्ति का बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता, वो उससे वंचित रह जाता है। चौथे आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो जिन स्वाभाविक गुणों की बात करता है कि मानवीय आत्मा में स्वाभाविक गुणों के आधार पर समाज में वर्गों का निर्माण होता है, तो उन स्वाभाविक गुणों के निर्धारण की कोई ठोस योजना प्लेटो के पास नहीं है। किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है, इस बात का निर्णय कैसे किया जाएगा, इस विषय में प्लेटो बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाता। और लास्टली आलोचक ये कहते हैं कि समसामयिक युग में प्लेटो की न्याय की नैतिक धारणा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में हम वैधानिक न्याय की बात करते हैं। न्यायालयों के माध्यम से, कानून के माध्यम से जो न्याय उपलब्ध हो सके उसकी बात करते हैं। आज नैतिक न्याय की धारणा की कोई प्रासंगिकता शेष नहीं बची है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि हर व्यक्ति समाज में नैतिक दृष्टि से उतना उच्च गुणों से संपन्न नहीं होता। नैतिकता का आभास हर व्यक्ति को नहीं होता, और अगर आभास होता भी है तो हर व्यक्ति नैतिकता के नियमों का पालन नहीं कर पाता, अपनी अभिवृत्तिवश, अपनी इच्छावश या किसी मजबूरी वश। इसलिए नैतिक न्याय की धारणा वर्तमान समय में मान्य नहीं है। लेकिन प्लेटो की जो नैतिक न्याय की धारणा है, चाहे जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए आलोचकों के द्वारा, उसके समय में जो राजनीतिक बुराइयां थी, जो उसने देखी, अनुभव की, उन बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से ये एक बहुत अच्छा समाधान था। तो ये थी प्लेटो की न्याय की धारणा।